हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल SR स्टडी नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा केमिस्ट्री क्लास 10th का अम्ल, भस्म एवं लवण से रिलेटेड इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड है। ये वीडियो सेकंड वीडियो होगा इस चैप्टर का। तो दोस्तों, फर्स्ट वीडियो में हमने बहुत सारी बातें बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको आसानी से देख सकते हैं। हम बता दें कि आपको फर्स्ट वीडियो में कहाँ तक पढ़ाए थे। फर्स्ट वीडियो में हम प्राप्ति के स्रोत के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं, यानी कि कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल, यहाँ तक पढ़ा चुके हैं। कार्बनिक अम्ल का हम डिफिनेशन बता चुके हैं और इसका एग्जाम्पल बता चुके हैं। तो आज सेकंड वीडियो में हमारा होगा कुछ प्राकृतिक अम्ल, यानी कि दोस्तों आपको क्लास 10th का केमिस्ट्री आसानी से समझ में आएगा। शर्त है वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो को लंबी समय तक ये कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी आपसे कुछ सीखे, आपके द्वारा कुछ उसको भी जानकारी मिले। वो भी आपका याद करेगा कि एक मेरा दोस्त था जो कि एक वीडियो का लिंक दिया था जो कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद हुआ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आसानी से समझते हैं। कुछ प्राकृतिक अम्ल यानी कि प्राकृतिक स्रोत। ये क्या हुआ? प्राकृतिक स्रोत हुआ और इस साइड में अम्ल हुआ। स्रोत का अम्ल क्या होता है, यही चीज के बारे में बात करते हैं। यानी कि सिरिका जो है इसका अम्ल यानी एसिड में ये कैसा होता है? एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं। और संतरा यानी कि सिट्रिक अम्ल। क्या? सिट्रिक अम्ल, ठीक है। और टमाटर को बोलते हैं ऑक्सैलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? ऑक्सैलिक अम्ल। इमली को बोलते हैं टार्टेरिक अम्ल। और नेटल का डंक को बोलते हैं हम लोग मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल। नींबू का अम्ल में हम लोग बोलते हैं सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल बोलते हैं? सिट्रिक अम्ल। चींटी का डंक को हम लोग बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। खट्टा दूध या दही, दूध यानी कि दही को हम लोग कौन सा बोलते हैं? लैक्टिक अम्ल। तो दोस्तों ये आप पहले से भी थोड़ा बहुत जान रहे होंगे, लेकिन आज आपका क्लियर हो गया होगा। दोस्तों नोट में कुछ बातें हैं, उसको भी आप आसानी से समझिए। सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल यानी कि वीक होते हैं। क्या होते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सभी कार्बनिक अम्ल कैसा होते हैं? दुर्बल होते हैं, प्रबल होते हैं, भस्म होते हैं, अम्ल होते हैं। तो आपको क्या बोलना है? दुर्बल बोलना है। क्या? अम्ल दुर्बल यानी कि वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं दूसरा नंबर का अकार्बनिक अम्ल यानी कि खनिज अम्ल। अकार्बनिक अम्ल को खनिज अम्ल भी बोलते हैं। इंग्लिश में एक ही बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड यानी कि मिनरल एसिड। क्या? मिनरल एसिड। तो दोस्तों ये आप आसानी से समझ रहे होंगे, हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों आप प्लीज आप कॉपी लेकर बैठिए वीडियो देखने के लिए, ताकि आप आसानी से अपने कॉपी पे नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको कोई भी प्रकार की किसी भी दिक्कत नहीं होगी। आप कहीं भी किसी भी बेधड़क आप कहीं भी इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं, इसको अपनी भाषा में समझा सकते हैं किसी को भी। आपसे अगर कोई पूछे तो आप उसको बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं टॉपिक को। तो चलिए अकार्बनिक अम्ल क्या होता है? वैसा अम्ल जो खनिजों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? खनिजों से प्राप्त होता है, उसे अकार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। कौन सा अम्ल कहलाते हैं मेरे भैया? अकार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, HNO3 यानी कि कार्बनिक एसिड H2SO3 etc। ये बहुत सारे आते हैं किसमें? अकार्बनिक अम्ल है। तो दोस्तों यहाँ तक अकार्बनिक तक आप समझ चुके हैं। फिर एक नोट होता है, हर एक टॉपिक के बाद एक इम्पोर्टेंट नोट होता है हमारा नोट्स में। तो चलिए आप उसको समझिए। अकार्बनिक अम्ल प्राय प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, यानी मजबूत होते हैं, एक्सेप्ट H2CO3। तो दोस्तों यहाँ तक बात कर चुके हैं, अब आगे समझते हैं। शक्ति के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, और नंबर 2 में होता है दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड। तो हम एक नंबर से समझते हुए आ रहे हैं। प्रबल अम्ल क्या होता है? यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3 ये सब क्या होता है? प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं दुर्बल अम्ल में। दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड वैसा अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से मतलब आंतरिक रूप से
उसे आयनित होकर कम मात्रा में H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करने वाला का एग्जाम्पल होगा CH3COOH, एसिटिक एसिड। क्या? एसिटिक एसिड। H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड, बेरियम एसिड, H3BO3। बेरियम एसिड का क्या होता है? H3BO3। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल के साथ आपके पास नोट्स है, तो आप अपना कॉपी पे भी इसी तरह से लिखिए। फिर आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। विलयन में उपस्थित अम्ल की मात्रा के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में तनु अम्ल, नंबर 2 में सांद्र अम्ल। इससे आपको क्वेश्चन पूछा इस तरह से जा सकता है, विलयन अम्ल में उपस्थित अम्ल की मात्रा कितने प्रकार के होते हैं? तो आप आसानी से बोल सकते हैं 2 प्रकार के होते हैं। आप 1 नंबर में बोल दीजिएगा तनु अम्ल, दूसरा नंबर में सांद्र अम्ल। चलिए इसके भी तनु अम्ल को भी समझते हैं और सांद्र अम्ल को भी आसानी से समझते हैं। तनु अम्ल 1 नंबर में है, यानी कि डाइल्यूट एसिड। जब विलयन में अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत कम रहती है, क्या रहती है? कम रहती है, तथा जल की मात्रा अधिक, उसे तनु अम्ल कहते हैं। मतलब कि अम्ल की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तनु अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? तनु अम्ल कहते हैं। जैसे कि तनु HCl, तनु H2SO4। क्या? तनु HCl, तनु H2SO4। ETC बहुत सारे हो सकते हैं, इतना आपके लिए 2 ही एग्जाम्पल काफी है। दूसरा नंबर में है सांद्र अम्ल, कॉन्सेंट्रेट एसिड। वैसा अम्ल जिसमें, वैसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है दोस्तों? यहाँ पे बात उल्टा हो गई। यहाँ पर अम्ल की मात्रा कम और यहाँ पर अम्ल की मात्रा अधिक होती है, तथा जल की मात्रा कम होती है तथा जल की मात्रा कम होती है, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। सांद्र अम्ल कहते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम आसानी से आपको समझा रहे हैं, आप भी आसानी से समझ रहे होंगे। तो चलिए आगे भी बात कर लेते हैं। कुछ बेसिक सा इसको भी समझना जरूरी है। बेस यानी कि क्षारक और भस्म एक ही चीज होता है। कोई पूछेगा क्षारक क्या होता है या भस्म क्या होता है, तो आप समझिएगा कि क्षारक पूछ रहा है तो वही बात है, भस्म पूछ रहा है तो भी वही बात है। वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर OH, ऑक्सीजन हाइड्रो आयन प्रदान करता है। क्या करता है? प्रदान करता है, उसे भस्म कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में ये रहा NaOH, H2O से करके ये सब, आप आसानी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आसानी से इसको लिख लीजिए। एक नोट में बात है जो कि बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कहता है सभी भस्म जल में घुलनशील नहीं होते हैं। क्या होते हैं? सभी भस्म जल में घुलनशील नहीं होते हैं। भस्म तक आपका क्लियर है? आप समझते हैं क्षार यानी कि अल्कली। क्षार का इंग्लिश क्या होता है? अल्कली होता है। क्षार क्या होता है? क्षार किसे कहते हैं? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में जो घुला हुआ चीज रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं बिल्कुल समझ में आया होगा। नहीं समझ में आने की कोई बात ही नहीं है। सभी भस्म क्षार नहीं होते, लेकिन सभी क्षार भस्म होते हैं। क्या होते हैं? सभी भस्म क्षार नहीं होते, लेकिन सभी क्षार भस्म होते हैं। कुछ बातों को समझते हुए जा रहे हैं हम लोग। शक्ति के आधार पर भस्म के प्रकार। प्रबल भस्म यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस, दुर्बल भस्म यानी कि वीक बेस। प्रबल भस्म क्या होता है? वैसा भस्म जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में OH- प्रदान करते हैं, उसे प्रबल भस्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रबल भस्म कहते हैं। जैसे कि NaOH, KOH, और दूसरा नंबर में है दुर्बल भस्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसा भस्म जो जल में घुलकर केवल आंशिक रूप में आयनित होकर कम मात्रा में OH- प्रदान करता है, उसे दुर्बल भस्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दुर्बल भस्म कहलाते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से अपने कॉपी पे लिख लीजिए, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब आगे बात करते हैं तनुकरण यानी कि डाइल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूशन ये समझना बहुत जरूरी होता है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए ये VBI के तौर पे आप इसको समझिए। डाइल्यूशन यानी कि तनुकरण, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता यानी कि H3O+ OH- में
प्रति इकाई आयन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तनुकरण कहलाते हैं। तथा ऐसे अम्ल या क्षारक को तनुकृत यानी कि डाइल्यूटेड अम्ल या क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइल्यूटेड अम्ल या क्षारक कहते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। अम्ल को यह करते समय किस में मिलाना चाहिए? जल को अम्ल में मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। ठीक है। पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित H+ की सांद्रता ज्ञात करने के लिए सोरेनसन ने एक स्केल विकसित किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके मैट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेजेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है पीएच स्केल। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, और ये सब आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं आसानी से समझ में आया होगा। और दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल